नमस्कार साथियों, राम राम, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो रहे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। अपनी राजस्थान की कला संस्कृति चल रही थी, उसके अंतर्गत अपन ने 4-5 टॉपिक पढ़ लिए। आज दोस्तों एक बहुत ही शानदार, दमदार, गजब तरीके से जहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं, या इसको कह सकते हैं दोस्तों हस्तशिल्प कला, जिसको अंग्रेजी में हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। दोस्तों, मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आया है और आता रहेगा और आएगा भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत दमदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद में मेरे हिसाब से हस्तकलाओं के एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं छूटने वाला। 100% क्वेश्चन टपकने के वाले हैं, बिल्कुल टपकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हस्तकलाएं होती क्या है? हस्तकलाएं होती क्या है, या मैं इसको कह सकता हूं दोस्तों हस्तशिल्प। दोस्तों, हस्त का मतलब होता है दोस्तों हाथ, यानी अपने हाथों से बनाई गई कोई भी कला हो, अपने हाथों से बनाई गई कोई भी कला हो, वो हस्तकलाएं कहलाती है। चाहे जिसको मीनाकारी कह सकते हो, चाहे बादला कह सकते हो, कहीं पर मौन बनते हैं, कहीं पोट्री बनती है, कई थेवा कला बनती है। तो दोस्तों, अपनी जो हस्तकलाएं हैं ये अनेकों प्रकार की होती है, जिनमें जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं उनके सबके बारे में डिटेल से, गजब तरीके से, दमदार तरीके से वर्णन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो हस्तकला है, इस हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा प्राप्त है। इस हस्तकला को क्या माना जाता है दोस्तों? लघु उद्योग का दर्जा प्राप्त है, यानी कि हस्तकला को लघु उद्योग के अंतर्गत डाला गया है। दोस्तों, ये जो हस्तकलाएं हैं, इस हस्तकलाओं का विकास कौन करता है? इस हस्तकलाओं को प्रोत्साहन कौन देता है? इस हस्तकलाओं का संरक्षण कौन करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में हस्तकलाओं का संरक्षण करने के लिए राज सिक्कों की स्थापना कर रखी है। राजस्थान में हस्तकलाओं का संरक्षण करने के लिए, हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए किसकी स्थापना करी? राज सिक्कों की। और राज सिक्कों की स्थापना कब करी थी? 3 जून 1961 को करी थी। समझ में अच्छे से आएगा दोस्तों आपको। वो जो आप डब्बो है, वो आप जो खोपड़ो है, वो बिल्कुल अच्छे से खुला रखना है दोस्तों। तो ये जो हस्तकलाएं हैं, ये हस्तशिल्प हैं, इनको लघु उद्योग का दर्जा प्राप्त है। इन लघु उद्योगों का विकास करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 3 जून 1961 को राज सिक्कों की स्थापना करी। दोस्तों, इस राज सिक्कों का पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये राज सिक्कों का पूरा नाम है। दोस्तों, ये करता क्या है? ये लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देता है। लघु उद्योगों का क्या करता है दोस्तों? लघु उद्योगों को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है। लघु उद्योगों का क्या करता है दोस्तों? संरक्षण करता है। लघु उद्योगों का संरक्षण करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सबसे गजब की बात है, ये राज सिक्कों करता क्या है? राज सिक्कों जितने कितने भी हस्तकला हैं, जितने कितने भी हस्तशिल्प कला हैं, उन हस्तशिल्प कलाओं को अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। और उस ऑनलाइन पोर्टल पर ये राज सिक्कों हस्तकलाओं को किस नाम से बेचता दोस्तों? राजस्थली के नाम से बेचता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि राज सिक्कों के द्वारा हस्तकलाओं को किस नाम से बेचा जाता है, या किस ब्रांड से बेचा जाता है? राजस्थली के रूप में बेचा जाता है। समझ में आएगी दोस्तों? अट तक आप खोपड़ा में अच्छों बैठो। आगे दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो हस्तकलाओं का काम है वो अपनी राजधानी जयपुर में किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हस्तकलाओं का काम जयपुर में किया जाता है, इसीलिए जयपुर को हस्तकलाओं का क्या कहते हैं दोस्तों? तीर्थ स्थल कहते हैं। इसीलिए जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा हस्तकलाओं का काम कहां होता है? जयपुर में होता है। जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। आई बात सुन में आगे दोस्तों, एक बात बताता हूं। एक आपने नाम सुना होगा दोस्तों, बोरानाडा। कौन सा स्थान है दोस्तों? बोरानाडा। ये जो बोरानाडा है, ये बोरानाडा जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में। बोरानाडा जोधपुर में राजस्थान में सबसे ज्यादा हस्तकला का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा
राजस्थान का सबसे बड़ा हस्तकला केंद्र स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा हस्तकला केंद्र स्थित है। दोस्तों ये राशिकों की बात तो आपको याद रखना ही रखना है, रखना ही रखना है आपको। ये पॉइंट भी याद रखना। एक बार मैं आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं 2 पॉइंट एक अलग से लिखता हूं ताकि वो आपके काम आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल अच्छे से गजब तरीके से आगे। दोस्तों होता क्या, मैं 2-3 चीजें लिखता हूं दोस्तों। एक है, देखो दोस्तों 3 पॉइंट लिखता हूं, तीनों पॉइंटों को याद करना। हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल के रूप में किसे जाना जाता है। दूसरा, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां है। और तीसरा पॉइंट, हस्तकलाओं की आत्मा किसे कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट तो याद रखना ही रखना है दोस्तों, तीनों पॉइंट याद रखना ही रखना दोस्तों। जिस प्रकार मैं आज तक आपको याद करवाता आया हूं, रटाता आया हूं, भाई साहब और रटवा दूंगा, दिमाग में फिट कर दूंगा। सबसे पहले हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल किसको माना जाता है दोस्तों, जयपुर को माना जाता है। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के काम, हस्तकलाओं के काम, हस्तशिल्प के काम कहां होते हैं, जयपुर में होते हैं दोस्तों। राजस्थान में सबसे बड़ा हस्तकलाओं का केंद्र कहां है दोस्तों, वो है दोस्तों बोरानाडा। कहां है दोस्तों, बोरानाडा। और बोरानाडा कहां है, याद करना दोस्तों, बोरानाडा अपने जोधपुर में स्थित है। और हस्तकलाओं की जो आत्मा है, ये मीनाकारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, मीनाकारी को कहा जाता है। अब मीनाकारी है कहां की, मीनाकारी जयपुर की है। यूं मत बोल देना दोस्तों मीना काकी, क्या बोल देना, मीना काकी। मीना काकी भाई साहब ये आत्मा है। मीना काकी क्या है, ये आत्मा दोस्तों। मीना काकी अपनी आत्मा है। मीनाकारी जयपुर ये हस्तकलाओं की आत्मा मानी जाती है दोस्तों। मीनाकारी के बारे में डीपली तो अच्छे से तो एक एक हस्तकलाओं का वर्णन करूंगा ना तब समझूंगा, लेकिन थोड़ी सी मैं झलक दे देता हूं। ये जो मीनाकारी है ना दोस्तों, मीनाकारी जो सोने होते हैं ना, जो स्वर्णिम आभूषण होते हैं, उन स्वर्णिम आभूषणों पर रंग चढ़ाने की एक क्रिया होती है, वो मीनाकारी कहलाती है। और मीनाकारी सबसे ज्यादा अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। और मीनाकारी की सबसे बड़ी राजस्थान में मंडी सीतापुरा जयपुर में स्थित है। मीनाकारी की सबसे बड़ी राजस्थान में मंडी सीतापुरा जयपुर में स्थित है। मैं मीनाकारी वाला टॉपिक पढ़ूंगा ना तब बताऊंगा। सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी का जनक माना जाता है। क्या है, कैसे है, सब चीज बताऊंगा। यहां तक आपको समझ में आया, लगाओ स्क्रीनशॉट। ये राशि को पहले याद करना, जो हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देता है, उनका संरक्षण करता है, लघु उद्योग का दर्जा प्राप्त है, वो बात बताई। फिर 3 पॉइंट बताई, हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल जयपुर, हस्तकलाओं की आत्मा मीनाकारी जयपुर, हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। 3 पॉइंट समझ में आके अच्छे से दोस्तों। एक बात और बता देता हूं, जबरदस्त बात है, शानदार बात है दोस्तों। राजस्थान सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास करे। एक तो अपनी राजसिकों की स्थापना करी, साथ में राजस्थान सरकार ने राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू करी। कब करी थी दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू करी। इसको स्टार लगा देना दोस्तों, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब लागू हुई, 17 सितंबर 2022 को। और ये कब तक प्रभावी रहेगी दोस्तों, ये 2026 तक प्रभावी रहेगी। 31 मार्च 2026 यानी मार्च 2026 तक ये हस्तशिल्प नीति प्रभावी रहेगी। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब लागू हुई, 17 सितंबर 2022 को। इसीलिए 17 सितंबर को हस्तशिल्प कला डे मनाया जाता है, हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जो ये 17 सितंबर है, इस 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, हस्तकला दिवस मनाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट डे 17 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है हैंडीक्राफ्ट डे या हस्तकला दिवस मनाया जाता है। अब ले लो दोस्तों स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, जितना हो सके जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया दोस्तों, ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक एक हस्तकलाओं की बात करता हूं। दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो आप अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, उन विद्यार्थियों का भी भला हो जो फीस के अभाव में पढ़ नहीं सकते। दोस्तों मुझे बहुत सारे विद्यार्थी मिलते हैं, बहुत सारे
विद्यार्थी मिलते हैं और ये बात बोलते हैं कि सर आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत मज़ा आता है सर, बहुत आनंद आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों। ऐसा कैसे आपके कमेंट में आते हैं तो मुझे बहुत यूँ अच्छा गर्व फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरे द्वारा मेहनत की गई कहीं न कहीं विद्यार्थियों के काम आ रही है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बात बताई, साधारण उसका परिचय बताया हस्तकलाओं का। अब मैं पहली हस्तकला लेता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों पॉटरी कला। पॉटरी कला वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन टपका है दोस्तों। जब से मैं भी समझदार लगा हूं, जब से मैं भी समझदारी का काम करने लगा हूं किसमें, एग्जाम देने में, तब से भाई साहब मैं इस कला को देखता ही आया हूं, आज तक देखता आया हूं भाई साहब। कंपटीशन का जिस दिन से एग्जाम दिया उस दिन से मैं इस कला को देखता आ रहा हूं और आज भी एग्जाम में देखता आ रहा हूं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं। पॉटरी कला होती क्या है? सबसे पहले इस पॉटरी कला को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पॉटरी कला को साधारण लोग, पॉटरी कला को स्थानीय लोग, पॉटरी कला को स्थानीय भाषा में, पॉटरी कला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको काम चीनी कला भी कहते हैं। पहला पॉइंट, पॉटरी कला को स्थानीय लोग काम चीनी कला भी कहते हैं। होता क्या है दोस्तों? ये जो पॉटरी कला है ये चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर क्या करना दोस्तों? नक्काशी करना, या मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों चित्रांकन करना, पॉटरी कला है। होता क्या है दोस्तों? आप कहीं कहीं मान लो बड़ी बड़ी होटलों में गए होंगे या बड़े बड़े आपने कई शोरूम देखे होंगे जहां पर भाई साहब कप वगैरह पड़े होते हैं, केतली या भरनी, बड़ी बड़ी प्लेटें वगैरह पड़ी होती है जिस पर इतने अच्छे अच्छे सुंदर भाई साहब नक्काशी की होती है, चित्रांकन किए होते हैं। दोस्तों अपने पास में डिजिटल बोर्ड नहीं, बाकी वो चित्र बताता। आप कभी कभी बड़ी होटलें हैं, बड़े शोरूम है, कहीं पे भी जाते हैं तो आपने ऐसे स्टैंडर्ड कप वगैरह देखे होंगे जिसके चारों ओर महीन नक्काशी की होती है, बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए होते हैं जो चीनी मिट्टी के होते हैं। वही भाई साहब पॉटरी कला है जिसको स्थानीय लोग काम चीनी कला कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करना वो क्या कहलाता है? पॉटरी कला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पॉटरी कला कहलाता है। समझ में आया? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों? ये जो पॉटरी कला है, ये पॉटरी कला था कि कहां की थी दोस्तों? ये जो पॉटरी कला है, ये पॉटरी कला मुख्यतः ईरान की थी। कहां की थी दोस्तों? ईरान, जिसको पर्सिया भी कहते हैं। पॉटरी कला मुख्यतः ईरान पर्सिया की थी, लेकिन इस ईरान पर्सिया के बाद में यह कला लाहौर आई। कहां आई थी दोस्तों? लाहौर आई। और लाहौर में किसके काल में आई थी दोस्तों? अकबर के काल में आई थी। किसके काल में? अकबर के काल में आई थी दोस्तों। इस अकबर के काल में पॉटरी कला मुख्यतः ईरान यानी पर्सिया की थी, लेकिन अकबर के काल में मुगल शासक अकबर के काल में अपने सबसे पहले भारत में लाहौर में आई थी। कहां आई थी दोस्तों? लाहौर में आई थी। और किसके काल में आई थी? अकबर के काल में आई थी दोस्तों। उस समय अकबर के काल का सबसे प्रसिद्ध, मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार था, अकबर के काल का सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार था, किसका? पॉटरी कला का। उस कलाकार का नाम था दोस्तों अस्कर। क्या नाम था दोस्तों? अस्कर। क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर के काल का प्रसिद्ध पॉटरी कलाकार कौन था दोस्तों? अस्कर था। कौन था दोस्तों? अस्कर था। उसके बाद में अकबर के काल में आपने नाम सुना होगा दोस्तों अकबर का सेनापति। अकबर का सेनापति कौन था दोस्तों? मिर्जा राजा मानसिंह। कौन था दोस्तों? मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह, ये मिर्जा राजा मानसिंह वही है जो अकबर के 9 रत्नों में एक था दोस्तों। ये मिर्जा राजा मानसिंह वही है जो हल्दी घाटी का युद्ध का नेतृत्व करा था अकबर के सेना की तरफ से। ये मिर्जा राजा मानसिंह वही है जो जयपुर के आमेर का कछुआ शासक था, उस कछुआ शासक से संबंधित था ये मिर्जा राजा मानसिंह। दोस्तों इस मिर्जा राजा मानसिंह के काल में ये अपनी जो पॉटरी कला है वो सबसे पहले राजस्थान में, वो कहां थी दोस्तों? जयपुर में आती है। कहां थी दोस्तों? जयपुर में आती है। समझ में आया दोस्तों? जयपुर यानी आमेर में आती है। समझ में आया दोस्तों? क्या बात बताई कि जो ये पॉटरी कला है, ये सबसे पहले, ये पॉटरी कला मुख्यतः ईरान पर्शिया की थी,
लेकिन अकबर के काल में ये जो कला है, ये कला अपने लाहौर आती है। और लाहौर जब आई उस समय इस कला का प्रसिद्ध कलाकार, विश्व प्रसिद्ध जो कलाकार था, उसका नाम था अस्कर। क्या नाम था दोस्तों? अस्कर। उस समय अपने जयपुर में सबसे पहले कहां आई? जयपुर में सबसे पहले मिर्जा राजा मानसिंह के काल में आई। मिर्जा राजा मानसिंह कहां का था दोस्तों? आमेर जयपुर का था। और मिर्जा राजा मानसिंह के काल का सबसे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध इस पोट्री कला का जो कलाकार था, उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों हरि सिंह। क्या नाम था दोस्तों? हरि सिंह। थोड़ा दिमाग में बिठाना, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि मिर्जा राजा मानसिंह के काल का पोट्री कलाकार कौन था? वो हरि सिंह था। कौन था दोस्तों? हरि सिंह खाल था, हरि सिंह था। यहां तक आपको समझ में आया क्या दोस्तों? दोस्तों ये जो पोट्री कला है, ये पोट्री कला अपने विभिन्न रंगों के आधार पर जानी जाती है। पोट्री कला अपने रंगों के आधार पर जानी जाती है। कुछ पोट्री कला ऐसी होती है जिस पर काला रंग किया जाता है, तो उसको ब्लैक पोट्री कहा जाती है। कुछ पोट्री ऐसी होती है जिस पर नीला रंग किया जाता है, उसको नीले रंग की पोट्री कहा जाती है या ब्लू पोट्री कहा जाती है। दोस्तों इस कलर के आधार पर, रंग के आधार पर अनेक प्रकार की पोट्री होती है। जैसे मैं पहली पोट्री का नाम बताऊं दोस्तों, पहली पोट्री जैसे ब्लू पोट्री। कौन सी है दोस्तों? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहां की है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। आपने नाम सुना को दोस्तों ब्लैक पोट्री। कौन सी दोस्तों? ब्लैक पोट्री। ये ब्लैक पोट्री कोटा और समेदपुर की है। आपने नाम सुना को दोस्तों सुनहरी पोट्री। कौन सी दोस्तों? सुनहरी पोट्री। आपने नाम सुना को दोस्तों कागजी पोट्री, यानी कागज की तरह महीन पोट्री है वो कागजी पोट्री। ये दोस्तों कलर के आधार पर, रंग के आधार पर अनेक प्रकार की पोट्रियां पाई जाती है। स्क्रीनशॉट लो और पहले पढ़ेंगे दोस्तों अपन ब्लू पोट्री। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्लू पोट्री सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लो और पहला हेडिंग लगाओ ब्लू पोट्री। दोस्तों ये पोट्री के बारे में बताया, पोट्री के बारे में बताया अच्छे से, तो पहला हेडिंग लगाओ ब्लू पोट्री। समझ में आया दोस्तों? पोट्री, पोट्री को स्थानीय लोग कामचीनी कला कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करना, चित्रांकन करना पोट्री कला कहलाता है। दोस्तों पोट्री कला मुख्यतः ईरान, पर्शिया की थी। अकबर के काल में भारत आती है लाहौर में। उस समय प्रसिद्ध कलाकार था असगर। और अपने राजस्थान में जयपुर में आती है सबसे पहले पोट्री। और पोट्री का क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में पोट्री कला का उद्भव राजस्थान में कहाँ हुआ? तो बता देना दोस्तों जयपुर, आमेर में हुआ था। मिर्जा राजा मानसिंह के काल में हुआ था। उस समय जो प्रसिद्ध कलाकार था उसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था दोस्तों? हरि सिंह। कलर या रंग के आधार पर पोट्रियां अनेक प्रकार की होती है, उसमें पहले लेंगे ब्लू पोट्री। क्या लेंगे दोस्तों? ब्लू पोट्री। लगाओ स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करेंगे दोस्तों जल्दी से जल्दी। हाँ जल्दी करो दोस्तों। हाँ कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब पहली हेडिंग लेके दोस्तों बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से दोस्तों आपको मैटर मिलने वाला है, अच्छे से मैटर मिलेगा दोस्तों। पहले लेंगे दोस्तों ब्लू पोट्री। दोस्तों ब्लू यानी अंग्रेजी में ब्लू किसको कहते हैं? नीले को कहते हैं। तो पोट्री है वो पोट्री मुख्यतः बनती किस पर रहती है दोस्तों? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर क्या कर देना दोस्तों? नीला रंग करना। क्या करना दोस्तों? नीला रंग करना। वही कहलाता दोस्तों ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रांकन करना। नीले रंग से क्या करना दोस्तों? चित्रांकन करना। नीले रंग से नक्काशी करना, वही है दोस्तों ब्लू पोट्री। दोस्तों ये जो ब्लू पोट्री है, इस ब्लू पोट्री की उत्पत्ति कहां से हुई? ये ब्लू पोट्री की उत्पत्ति कहां से हुई? याद करना दोस्तों, ब्लू पोट्री की उत्पत्ति जयपुर में होती है। किसके काल में होती है दोस्तों? इस ब्लू पोट्री की उत्पत्ति का स्वर्णकाल में कह सकता हूं दोस्तों। इस ब्लू पोट्री का जो स्वर्णकाल है वो याद करना दोस्तों महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में होती है। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में, जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में इस ब्लू पोट्री का सबसे ज्यादा विकास होता है, सबसे ज्यादा विकास होता है। इस राम सिंह द्वितीय ने तो भाई साहब क्या करा? इस राम सिंह द्वितीय ने क्या करा? इस राम सिंह द्वितीय के दरबार में दो व्यक्ति थे। इस राम सिंह द्वितीय के दरबार में दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था दोस्तों चूड़ामन। क्या नाम था दोस्तों? चूड़ामन। और एक का नाम था दोस्तों कालू। क्या नाम था दोस्तों? कालू कुमार। राम सिंह द्वितीय ने इस ब्लू पोट्री का सबसे ज्यादा विकास करा और ब्लू पोट्री का सबसे ज्यादा विकास करा। इसके साथ में राम सिंह द्वितीय ने क्या करा? एक चूड़ामन, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों चूड़ामन और एक का नाम था दोस्तों कालू कुमार। इन दोनों को कहां भेजा दोस्तों? दिल्ली भेजा। कहां भेजा दोस्तों? दिल्ली भेजा। और दिल्ली किसके पास में भेजा दोस्तों? विश्व प्रसिद्ध जो पोट्री कला का जो कलाकार था जिसका नाम था दोस्तों भोला।
उस भोला के पास में भेजा। क्यों भेजा? राम सिंह ने कहा भाई साहब ते दोनों ये चूड़िया एक कालिया, ये चूड़िया एक कालिया, तू जा भाई साहब भोलियार पटे कट जा भोलियार कने, और भोलियार कन जाइड तो चिन्नी मिट्टी रो इतनो गजब तरीकों सीखना हो भाई साहब कि अपने जयपुर में तेल को मचा देवे। ओ भाई साहब ए चूड़ामन और कालू ए दोनों के दोनों कट गया भाई साहब, भोलिया कन गया, भोला आदमी कन गया, और भाई साहब भोला आदमी तो गजब रो घोड़ो कि भाई साहब इतना तगड़ा तगड़ा इन्हें ब्लू पोएट्री सिखा दी। किन सिखा दी? चूड़ामन और कालू। और भाई साहब फजवी दिल्ली फाचा है नहीं, गजब गजब रहा उठे, चीनी मिट्टी का बर्तन बनाया की जगह राम सिंह द्वितीय के दरबार में बनाए थे। और राम सिंह द्वितीय वही है भाई साहब, और राम सिंह द्वितीय वही है जिसने जयपुर को सबसे पहले गुलाबी रंग करवाया था। जयपुर को गुलाबी रंग करवाने वाला राम सिंह द्वितीय था, टी.एच. हेडले के कहने पर करवाया था। याद करना दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं राजस्थान के सामान्य परिचय में। तो ये चूड़ामन और कालू भोला नामक व्यक्ति के पास में राम सिंह द्वितीय के कलाकार में जाते। दोस्तों होता क्या है, होता क्या है? अरे गजब की बात है, गजब की बात है। जयपुर की एक महारानी थी, जयपुर की एक महारानी थी दोस्तों। उस महारानी का नाम था महारानी गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी। इस महारानी गायत्री देवी ने क्या करा था दोस्तों? 1963 में महारानी गायत्री देवी ने ब्लू पोएट्री का भी विकास करने में योगदान दिया। और इस ब्लू पोएट्री को प्रशिक्षण दिलाने के लिए, इस ब्लू पोएट्री का संरक्षण करने के लिए इस महारानी गायत्री देवी ने जयपुर में क्या करा दोस्तों? महाराजा राम सिंह पोएट्री कला मंदिर की स्थापना करी। दोस्तों महाराजा राम सिंह पोएट्री कला मंदिर की स्थापना किसने करी? महारानी गायत्री देवी ने करी। कब करी थी दोस्तों? 1963 में करी थी। और इस कला मंदिर का जो प्रधान अध्यापक बनाया, इस कला मंदिर का जो निर्देशक है, इस कला मंदिर का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल किसको बनाया दोस्तों? आपने नाम सुना होगा दोस्तों, इसका प्रिंसिपल बनाया दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत को। किसका बनाया दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत को बनाया था दोस्तों। किसको बनाया? कृपाल सिंह शेखावत को बनाया। और ये कृपाल सिंह वही है जिसको ब्लू पोएट्री का जनक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था महू गांव सीकर में जन्म हुआ। दोस्तों लगाओ स्क्रीनशॉट, फिर मैं कृपाल सिंह शेखावत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। लगा दो स्क्रीनशॉट दोस्तों, लगा दो फटाफट स्क्रीनशॉट, लगाओ फटाफट स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटाऊं? ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा कृपाल सिंह शेखावत के बारे में बताता हूं। दोस्तों ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, कृपाल सिंह शेखावत, दोस्तों ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, इन कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 में होता है। और जन्म कहाँ होता है दोस्तों? इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, इनका जन्म महू गांव सीकर में होता है। महू गांव सीकर में 1922 में इनका जन्म होता है। दोस्तों ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, इनको ब्लू पोएट्री का जनक या ब्लू पोएट्री का जादूगर माना जाता है। ब्लू पोएट्री का जादूगर या जनक माना जाता है। इन कृपाल सिंह शेखावत ने क्या करा दोस्तों? इन कृपाल सिंह शेखावत ने गजब का काम करा। अरे भाई साहब, इस पोएट्री में तो जो ये ब्लू पोएट्री थी, इसमें तो एक ही रंग काम लिया जाता था। ये ब्लू पोएट्री थी, इसमें तो एक ही रंग काम लिया जाता था। उस रंग का नाम था दोस्तों नीला। और भाई साहब ओ कृपाल सिंह शेखावत तो तगड़ो आदमी हो, एक एक रंगू का ही काम करो भाई साहब। मैं लूँ एड़ा रंग और टोटली रंग लेता दोस्तों 25। कितना रंग लेता दोस्तों? 25। इन 25 रंगों से एक नई पोएट्री बना दी। इन 25 रंगों से नई पोएट्री का आविष्कार करा। नई पोएट्री का क्या करा दोस्तों? नई पोएट्री बनाई। और उस नई पोएट्री का नाम क्या रखा दोस्तों? उस नई पोएट्री का नाम रखा दोस्तों कृपाल पोएट्री। क्या रखा दोस्तों? कृपाल पोएट्री। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कृपाल पोएट्री किसने बनाई? कृपाल सिंह शेखावत ने बनाई। कृपाल पोएट्री में कितने रंगों का प्रयोग होता है? 25 रंगों का प्रयोग होता है। कृपाल पोएट्री की उत्पत्ति किस पोएट्री से मानी जाती है? ब्लू पोएट्री से मानी जाती है। ऐसे पॉइंट आ गए ना भाई साहब, पसीनो हो जावेला उठे, हवा निकल जावेला, पटिया गिनता फिरोला बचे। आयो बात समझ में। इसीलिए इन नई पोएट्री जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कृपाल पोएट्री में कितने रंग काम लिए जाते? 25 रंगों का। कृपाल पोएट्री की स्थापना किसने करी? कृपाल शेखावत ने करी थी। और भाई साहब इनको ब्लू पोएट्री का जनक माना जाता है। ब्लू पोएट्री का विश्व प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कृपाल सिंह शेखावत है। इसीलिए भाई साहब इन कृपाल सिंह को 1974 में कौन सा अवार्ड दिया दोस्तों? पद्म श्री अवार्ड दिया। क्वेश्चन आ सकता है
कि कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1974 में पद्मश्री अवार्ड मिला। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। आई बात समझ में? अरे समझ में आ गई कहीं? आगे दोस्तों एक बात और बता देता हूँ। पेन में मेरे हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा, या इंक थोड़ी खत्म हो गई है तो मैं इंक भी भर दूंगा। ये मिटाऊं दोस्तों, इधर वाला मिटा देता हूँ। दोस्तों एक बात और बता देते, ये उतार देना भाई साहब साथ साथ में। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, एक का नाम है दोस्तों लीला भदौरिया। दोस्तों ये जो लीला भदौरिया ना, इस लीला भदौरिया ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या करा? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट, सबसे बड़ी चीनी मिट्टी की प्लेट पर, सबसे बड़ी चीनी मिट्टी की प्लेट पर इसने क्या बनाई दोस्तों? ब्लू पॉटरी बनाई। क्या बनाई? ब्लू पॉटरी। इसीलिए इसका काम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि लीला भदौरिया का संबंध किस कला से है? ब्लू पॉटरी से। विश्व की सबसे बड़ी चीनी मिट्टी की प्लेट पर पॉटरी का बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? लीला भदौरिया का नाम है। तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि लीला भदौरिया का संबंध किस कला से है? ब्लू पॉटरी कला से है, वो है लीला भदौरिया। दोस्तों एक अन्य कलाकार का नाम बता देता हूं, और एक अन्य कलाकार है जिसका नाम है दोस्तों नाथी बाई। कौन सी बाई? नाथी बाई। ये नाथी बाई भी ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। दो महिलाओं के नाम बताए दोस्तों। ये कृपाल सिंह शेखावत है, वो तो आदमी है जिनका जन्म महू गांव सीकर में हुआ। इनको कृपाल पॉटरी का जनक माना जाता है, ब्लू पॉटरी का जनक माना जाता है। 1974 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। लेकिन लीला भदौरिया सबसे बड़ी चीनी मिट्टी की प्लेट पर क्या बनाई? पॉटरी। और नाथी बाई भी ब्लू पॉटरी की कलाकार मानी जाती है। दोस्तों ये हुई पूरी की पूरी ब्लू पॉटरी। समझ में आया कहीं? अरे समझ में आया कहीं? अब दोस्तों लगाओ स्क्रीनशॉट फटाफट, जल्दी लगा दो दोस्तों, जल्दी लगाओ। हाँ लगा दे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे दोस्तों, अब जो मैंने आपको कलर के आधार पर मैंने कुछ पॉटरियों के नाम बताई, उन पॉटरी के नाम याद करना सीधे। एक दोस्तों होती है ब्लैक पॉटरी, एक होती है दोस्तों ब्लैक पॉटरी। दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन पर काला रंग करना, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रांकन करना, उसको ब्लैक पॉटरी कहते हैं। ये कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये कोटा की प्रसिद्ध है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके साथ में आपको ये नाम याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रीट में पूछा था, रीट या सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक पॉटरी कहां की प्रसिद्ध है। लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाते थे? कोटा पढ़ाते थे। और वहां ऑप्शन आ गया सवाईमाधोपुर में। लोगों की हवा निकल गई भाई साहब, वहां पहले ही पहला ऑप्शन कोटा आया ही नहीं, कोटा आया ही नहीं, पहले ही पहला ऑप्शन सवाईमाधोपुर दिया। कोटा तो चारों में से ही नहीं था। लोगों ने सोचा भाई साहब प्रश्न ही गलत है, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने गलत करे। ध्यान रखना दोस्तों, कोटा और सवाईमाधोपुर दोनों की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे है दोस्तों कागजी पॉटरी। कौन सी दोस्तों? कागजी पॉटरी। ये जो कागजी पॉटरी है, ये कागज के समान बहुत ही महीन होती है। यानी चीनी मिट्टी के वे बर्तन जो बहुत ही कागज के समान महीन होते हैं, वो कागजी पॉटरी है। और याद रखना दोस्तों, कागजी पॉटरी कहां की प्रसिद्ध है? कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है। और एक पॉटरी दोस्तों और है, उस पॉटरी का नाम है दोस्तों सुनहरी पॉटरी। क्या नाम है दोस्तों? सुनहरी पॉटरी। और ये दोस्तों सुनहरी जो पॉटरी है, ये याद करना दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेर बीकानेर, नेर बीकानेर, यहाँ की सुनहरी पॉटरी प्रसिद्ध है। दोस्तों ये पूरी की पूरी पॉटरी कला हुई दोस्तों। ब्लू पॉटरी जयपुर की, ब्लैक पॉटरी कोटा और सवाईमाधोपुर की, कागजी पॉटरी अलवर, सुनहरी पॉटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये पूरी की पूरी पॉटरी कला मैंने आपको बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाई है दोस्तों। मेरे हिसाब से इस पॉटरी कला में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगाओ स्क्रीनशॉट, फिर भाई साहब आगे बात करते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर अपन आगे बात करेंगे। हाँ लिख दे दोस्तों, मिटाऊं? ठीक है। अब दोस्तों आगे लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कला लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हस्तकला लेते हैं। उस हस्तकला को हाँ वो ले लेते हैं दोस्तों। उस हस्तकला का नाम है दोस्तों उस्ता कला। क्या नाम है दोस्तों? उस्ता कला। दोस्तों उस्ता कला होती क्या है? सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं, इस उस्ता कला को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस उस्ता कला का एक और नाम है दोस्तों, इस कला को मुनवती कला भी कहते हैं। उस्ता कला को मुनवती कला भी कहते हैं। ये उस्ता कला सबसे ज्यादा
उस्ता कला सबसे ज्यादा कहाँ होती है दोस्तों? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है। उस्ता कला का दूसरा नाम क्या है? मुनवती कला है। दोस्तों उस्ता कला होती क्या है? उस्ता कला होती क्या है बता देता हूं दोस्तों। दोस्तों जो मरा हुआ ऊंट होता है, उस मरे हुए ऊंट के चमड़े पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी करना। मैं लिख देता हूं, देखो ऊंट की खाल पर या ऊंट के चमड़े पर, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी करना। जो ऊंट की खाल होती है, उस ऊंट की खाल पर स्वर्णिम यानी सोने चांदी से नक्काशी करना, उसको कहते हैं दोस्तों उस्ता कला। क्या कहते हैं दोस्तों? उस्ता कला। तो एक क्वेश्चन बताओ दोस्तों, मुझे कमेंट में बताओ कि ये तो ऊंट की खाल पर है। दोस्तों आपने कभी कभी ऐसा यूं चलते फिरते ऊंट देखे होंगे, और उस ऊंट के जो बाल होते हैं, उन ऊंट के बालों पर भी डिजाइन बनाए जाते हैं। उन जीवित ऊंट होते हैं, उन जीवित ऊंट के बालों पर भी डिजाइन बनाई जाती है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ कमेंट में। दोस्तों बता देता हूं, जो जीवित ऊंट होते हैं, उन जीवित ऊंट के बालों पर जो डिजाइन बनाई जाती है, उस डिजाइन को कहते हैं दोस्तों जट कतराई। क्या बोलते हैं दोस्तों? जट कतराई कहते हैं। जीवित ऊंट के बालों पर जो डिजाइन बनाई जाती है, जो कलाकारी की जाती है, उसको झट कतराई कहते हैं। और ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी करना, उसको कहते हैं दोस्तों उस्ता कला कहते हैं। ये जो उस्ता कला है दोस्तों, ये उस्ता कला महाराजा अनूप सिंह के काल में आती है। महाराजा जो बीकानेर के महाराजा थे दोस्तों, अनूप सिंह, इन बीकानेर के महाराजा के काल में इस कला का सबसे ज्यादा विकास होता है। और महाराजा अनूप सिंह के काल में यह कला लाहौर से आती है। और महाराजा अनूप सिंह के काल में दो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध थे। एक का नाम था दोस्तों अली रजा। क्या नाम था दोस्तों? अली रजा। और एक का नाम था दोस्तों रुकनुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? रुकनुद्दीन। ये दोनों के दोनों कलाकार कहां से आए दोस्तों? ये दोनों के दोनों कलाकार लाहौर से आए थे। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के काल में लाहौर से दो व्यक्ति आए। एक व्यक्ति का नाम था अली रजा, दूसरे का नाम था दोस्तों रुकनुद्दीन। ये दोनों के दोनों उस्ता कला के बहुत ही फेमस कलाकार थे। ये दोनों के दोनों कलाकार लाहौर से अनूप सिंह के काल में अपने बीकानेर रहते हैं। इसीलिए अनूप सिंह का काल उस्ता कला का क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल माना जाता है। उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। आई बात समझ में? अरे समझ में आई क्या? आगे दोस्तों ये जो उस्ता कला है, इस उस्ता कला का विश्व प्रसिद्ध जो कलाकार है, उसका नाम है दोस्तों हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम है दोस्तों? हिसामुद्दीन उस्ता। दोस्तों इनकी जात भी, इनके पीछे उपमा भी उस्ता लग गई। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हिसामुद्दीन उस्ता कौन है? उस्ता कला के जनक माने जाते हैं। ये उस्ता कला के जनक माने जाते हैं। उस्ता कला के, मैं ऐसा कह सकता हूं, उस्ता कला के जादूगर माने जाते हैं। कौन है दोस्तों? हिसामुद्दीन उस्ता। विश्व प्रसिद्ध जो उस्ता कला के जादूगर हैं वो हिसामुद्दीन उस्ता हैं। इसीलिए हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में कौन सा अवार्ड दिया? पद्म श्री अवार्ड दिया दोस्तों। हिसामुद्दीन उस्ता को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। दोस्तों समझ में आया? उस्ता कला को मुनवती कला कहते हैं। कहाँ की? बीकानेर की। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी करना उस्ता कला है। जीवित ऊंट के खाल पर स्वर्ण नक्काशी करना, चित्रांकन करना, जट कतराई कहते हैं। उस्ता कला महाराजा अनूप सिंह के काल में लाहौर से आती है। दो व्यक्ति आए थे, एक का नाम अली रजा, दूसरे का नाम रुकनुद्दीन। ये दोनों के दोनों उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। उस्ता कला का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल माना जाता है। उस्ता कला का जो जनक है, जादूगर है, वो हिसामुद्दीन उस्ता को माना जाता है, जिनको 1986 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया। समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो। अरे फटाफट ले लो भाई साहब, जितना हो सके जल्दी स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। हाँ जल्दी ले लो दोस्तों। ले लिया? ठीक है दोस्तों। बात क्या होती है बता देता हूं दोस्तों। ये जो उस्ता कला है, इस उस्ता कला का विकास करने के लिए 15 अगस्त 1975 को बीकानेर में ही कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की क्या करी? स्थापना करी दोस्तों। उस्ता कला का विकास करने के लिए, उस्ता कला का प्रशिक्षण देने के लिए, उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए, उस्ता कला का प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, उस्ता कला का प्रशिक्षण देना। ये कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करी और ये कहां करी थी दोस्तों, बीकानेर में। और कब करी थी दोस्तों, 15 अगस्त 1975 को। क्वेश्चन आएगा कि उस्ता कला का विकास करने के लिए, उस्ता कला का प्रशिक्षण देने के लिए कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहां करी, बीकानेर में। कब करी, 15 अगस्त 1975 को करी थी। दोस्तों ये जो उस्ता कला है, दोस्तों उस्ता कला है, गजब की बात, शानदार बात, एक बात बता देता हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, अशोक टाक। अशोक टाक, ये जो अशोक टाक है ना दोस्तों, इन अशोक टाक को क्या कहते हैं दोस्तों, कैमल मैन ऑफ इंडिया। कैमल मैन ऑफ इंडिया, ये किन को कहा जाता है दोस्तों, ये अशोक टाक को कहा जाता है। अशोक टाक को कैमल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, या इनको मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों, इनको ऊंटों का ब्यूटिशियन कहा जाता है। यानी ऊंटों को सजाने का, ऊंटों को सुंदर बनाने का जो आदमी है वो अशोक टाक है। इसीलिए अशोक टाक को कैमल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, या ऊंटों का ब्यूटिशियन कहते हैं। ऊंटों को सजाने का जो काम है वो अशोक टाक करते हैं। दोस्तों दिमाग में बिठा लेना, शानदार बात है, गजब की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता देता हूं दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों इलाई बक्स। इलाई बक्स, ये दोस्तों इलाई बक्स तो इतना गजब का था, जिसने क्या करा था दोस्तों, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर एक महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम था दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह। इन महाराजा गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर चित्रांकन बनाया। क्या बनाया दोस्तों, ऊंट की खाल पर क्या करा, चित्र बनाया था। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ आरएस प्री में। क्वेश्चन पूछा था कि ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र किसने बनाया दोस्तों, इलाई बख्श ने बनाया था। इसका मतलब जो इलाई बख्श भी है ये उस्ता कला का कलाकार है। हिसामुद्दीन उस्ता कला के जनक माने जाते हैं। और अशोक टाक को कैमल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो बताऊं दोस्तों, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, पक्षियों का आदमी किसे कहा जाता है, भारत में पक्षियों का आदमी कौन है, सलीम अली है दोस्तों। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ है। वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है, राजेंद्र राठौड़ है। एक बार मैं खोपचम स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं खोपचम लिखता हूं, काम आएंगे भाई साहब। अरे गजब के काम है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लगाओ स्क्रीनशॉट एक बार फटाफट, स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। ले लिया, ले लिया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 2-3 बातें लिखता हूं दोस्तों, देखो मैं 2-3 बातें लिखता हूं। एक का नाम है दोस्तों बर्डमैन ऑफ इंडिया, इसका नाम है दोस्तों सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। दूसरा है दोस्तों, पेन दूसरा चेंज कर देता हूं, दूसरा है दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया, वो है दोस्तों राजेंद्र राठौड़। आई बात समझ में? आगे है दोस्तों, आगे है कैमल मैन ऑफ इंडिया, ये है दोस्तों अशोक टाक। कौन है दोस्तों, अशोक टाक। आगे दोस्तों अशोक टाक हो गया। एक बताओ दोस्तों, फिर आपको बताओ एक वो मंकी मैन ऑफ इंडिया कौन है, मंकी मैन ऑफ इंडिया, ये लिख के बताओ दोस्तों। मंकी मैन ऑफ इंडिया दोस्तों, मंकी मैन ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, यही है ना दोस्तों, कैलाश सांकला। कैलाश सांकला एक बार थोड़ा सा देख लेना। मुझे 90% तो ये लग रहा है, थोड़ा 5%, 5-10% थोड़ा डाउट आ रहा है। कैलाश सांकला, मेरे हिसाब से कैलाश सांकला होना चाहिए। गलत होगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से एकदम राइट है, कोई तकलीफ नहीं है। मंकी मैन ऑफ इंडिया, बंदरों का आदमी, ये कैलाश सांकला को माना जाता है दोस्तों। ये सब के सब कॉपी उपलो जो खोपचा है नहीं, उन कॉपी उपला खोपचा में लिख दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे आते हैं दोस्तों, लगा देना खोपचे में ऊपर। तो दोस्तों ये हुई उस्ता कला। उस्ता कला मैंने बताई, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना सोने से, उस्ता कला कहलाती है। इसके प्रसिद्ध जादूगर हिसामुद्दीन उस्ता है। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। 15 अगस्त 1975 को उस्ता कला का प्रशिक्षण देने के लिए कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करी। कहां पे करी, बीकानेर में करी दोस्तों। जो इलाई बख्श था उसने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला का ऊंट की खाल पर चित्रांकन करा था दोस्तों। ऊंट को अपना राजस्थान का राज्य पालतू पशु माना जाता है।
एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊँट के बारे में 2-4 बातें बताता हूँ। दोस्तों स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जितना हो सके स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। दोस्तों ये ऊँट की बात आई ना, उस तक लाई तो ऊँट की बात आई तो मैं आपको ऊँट से संबंधित 2-4 बातें बताता हूँ। अरे भाई साहब सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ऊँट ये राजस्थान का राज्य पालतू पशु कौन है? ऊँट। कब बनाया दोस्तों? इसको बनाया दोस्तों 30 सितंबर 2014 को। आई बात समझ में? दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस वगैरह वो सब कुछ है। दोस्तों मैं बताता हूं ऊँटों की, मैं मेन बातें बताता हूं। बलि हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों मुबारक महल। कौन सा स्थान है दोस्तों? मुबारक महल। और ये मुबारक महल कहाँ है दोस्तों? टोंक में। ऊँटों की बलि के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है? मुबारक महल, टोंक। दोस्तों एक बात बताता हूं, ऊँट का जो बच्चा होता है, ऊँट के बच्चे को कहते हैं दोस्तों टोल्डिया, या इसको टोडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टोडिया। ऊँट के बच्चे को टोल्डिया या टोडिया भी कहते हैं। दोस्तों ऊँट और बच्चों नहीं रहे, वैसे ऊँटनी का बच्चा होता है ऊँटनी, और ऊँटनी रो हस्बैंड रहे सांड, कहीं रहे सांड, होंड, जिन्हें आप कहीं होंड, मारवाड़ी भाषा में होंड है। तो देखो दोस्तों जो ऊँटनी का जो बच्चा होता है उसको टोल्डिया या टोडिया कहते हैं, और ऊँटनी का जो हस्बैंड होता है उसको सांड कहते हैं। क्या कहते हैं? सांड कहते हैं। दोस्तों ये जो टोडिया होता है, क्वेश्चन अच्छा बता देता हूं दोस्तों, ये जो टोडिया होता है, इन टोडिया के बालों से, इन टोडिया के जो मुलायम बाल होते हैं, उन मुलायम बालों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनको कहते हैं दोस्तों बाकड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? बाकड़ा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। क्वेश्चन पूछेगा कि टोडिया, ऊँट के बच्चे या ऊँटनी के बच्चे, टोडिया के मुलायम बालों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनको बाकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाकड़ा कहते हैं। दोस्तों एक बात बताता हूं, जो बुढ़ा ऊँट होता है, उस बूढ़े ऊँट को कहते हैं दोस्तों पाकट। क्या कहते हैं? पाकट। आई बस में जो तेज चलने वाला ऊँट होता है उसको जमीन करत कहते हैं। ऊँट के गले का आभूषण गोरबंद है, ऊँट के नाक का आभूषण गिरबान है, ऊँट के मुंह का आभूषण मोर का है, ऊँट के पूंछ का आभूषण परचनी है। दोस्तों ये सब चीजें याद करना, दिमाग में बिठाना। और एक गजब की बात बताऊं भाई साहब, थोड़ा अच्छा नहीं लगे पर बता ही दूं दोस्तों, जो बदशकल ऊँट होती ना, उस बदशकल ऊँट को क्या कहते बताऊं? रंडबो। बदशकल जो ऊँट होता है, जिसकी ऊँट की शक्ल अच्छी नहीं होती ना, उसको रंडबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रंडबो। और भाई साहब मारवाड़ में रंडबो किन के बताऊं? जो इल्लोजी बनियोड़ो फिरे रहे, जो भाई साहब इल्लोजी रहे नहीं, इल्लोजी मतलब जो कुंवारे होते भाई साहब, कुंवारों के देवता इल्लोजी। भाई साहब आजीवन ना तो कोई सगाई रहते पतो, ना शादी रहते पतो, ना कोई छोरी, ना कोई कॉन्टैक्ट। वे भाई साहब वो कहलावे रंडबो। कहीं कहलावे? रंडबो। जिन्हें शादी वगैरह कुछ भी नहीं रहे वे रंडवा कहलावे। कहीं कहलावे? रंडबो कहलावे भाई साहब। और जो बुड्ढो जो बदशकल ऊँट रहे नहीं, हुगली शकल रहे नहीं, उन्हें भाई साहब रंडबो कहवे। कहीं कहवे? रंडबो। जो ऊँटों की एक होता है। और ऐसे तो मैं दुनिया भर की ऊँट के बारे में 1 घंटा बोल सकता हूँ दोस्तों। आपने फिर नाचना ऊँट बोला होगा। नाचना जो जैसलमेर के स्थित है वो भाई साहब सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गोमट जो फड़ौदी का ऊँट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जो ऊँट है वो बोझा ढोने में बहुत माहिर है। दोस्तों ये सब कुछ ऊँटों से संबंधित बात है। ऊँट उस तक आ गई तो मैंने ये 2-4 बातें बताई है। थोड़ा काम दिमाग में बिठा देना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपन आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे। ले ले स्क्रीनशॉट। दोस्तों आज अपन ने हस्तकलाएं पढ़ी। दोस्तों हस्तकलाओं का सामान्य परिचय पढ़ा, फिर 2 हस्तकलाएं बहुत प्रमुख रूप से पढ़ी। एक तो पोएट्री कला। भाई साहब पोएट्री कला से मैं कहता हूँ ऐसा कई किताब में नहीं लिखा होगा जितना मैंने बता दिया। दोस्तों मैं आज भी कह देता हूँ जो मैंने बातें बताई है वो किसी हर किताबों में नहीं मिलेगी। दोस्तों इतनी गजब तरीके से बातें बताई है। दूसरी अपन ने उस्ता कला पढ़ी है। दोस्तों आपको क्लासेस कैसी लगती है ज़रूर बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, फैलाइए जितना हो सके। दोस्तों आप इन चीज़ों को इतना तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। आप अपने दोस्तों को नहीं बता सकते क्या? जो राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके साथ में शेयर कीजिए, सबके साथ में फैलाइए। दोस्तों 100% कहता हूँ लाभ मिलेगा। दोस्तों अपने पास में चाहे कुछ भी नहीं हो लेकिन काम तमाम कर दूंगा दोस्तों। राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं की हर कोई भर्ती हो, मैं अभी भी कह देता हूँ दोस्तों, ये BSTC हो, PTT हो, राजस्थान पुलिस हो, SI हो, कोई भी एग्जाम ले लो सब में काम आएगा। तो दोस्तों
आज का वीडियो अपन यही खत्म करेंगे। कल वाले वीडियो में पूरे के पूरे राजस्थान की हस्तकला पूरा हो जाएगा, 2 वीडियो में पूरी खत्म कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।